दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टार्टअप अथॉरिटी के एक और फ्रेश एपिसोड में। और आज के इस स्पेशल एपिसोड में मेरे साथ है तेज प्रकाश जी, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं। और इनसे हम समझने की कोशिश करते हैं कि आयुर्वेदा के अंदर किस तरह से एक बिजनेस की शुरुआत की जा सकती है, या अगर आप आयुर्वेदा की कंपनी खोलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। आज हम पूरी की पूरी जानकारी इनसे लेंगे, एक एक स्टेप के बारे में जानेंगे। वीडियो थोड़ा बड़ा जरूर हो सकता है, लेकिन इस वीडियो में हमें मिलेगी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन, जहां से आप कंपनी कैसे बना सकते हैं, प्रोडक्ट कैसे बना सकते हैं। साथ ही आपको लास्ट में ये भी जानकारी मिलेगी कि इसकी मार्केटिंग किस तरह से की जा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तेज प्रकाश जी, स्वागत है आपका स्टार्टअप अथॉरिटी यूट्यूब चैनल। थैंक यू आनंद जी, बहुत अच्छा लगा आपने हमें इनवाइट किया। और इस मार्केट में मुझे 13 साल का एक्सपीरियंस हो गया है। और है क्या कि मैं एज अ कंसल्टेंट और एज अ कोच मैं यहाँ पे काम करता हूँ। लोगों को कुछ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्टार्ट करने में और फार्मा कंपनी या आयुर्वेदिक मार्केटिंग कंपनी स्टार्ट करने में मैं हेल्प करता हूँ। ओके, सो दोस्तों यहाँ पर जैसे कि आपने सुना कि ये ऑलरेडी इस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं। और मेरा जो टारगेट है यहाँ पर वो सिर्फ और सिर्फ इतना है कि अगर आप किसी तरीके से इस सेक्टर में, इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं तो मैं इनके सहायता लेकर के, और वो सारा का सारा जो वर्क है, कंपनी लाइसेंस वगैरह वगैरह जितना कुछ इसके साथ होता है, उन सब के बारे में कंक्रीट इंफॉर्मेशन ही नहीं बल्कि उस कंपनी को स्टार्ट करने में भी मैं इनसे सहायता ले लूँ और आपको भी हेल्प कर सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या आयुर्वेदिक कंपनी प्रॉफिटेबल है आज के समय में। जी आनंद जी, आयुर्वेदिक कंपनी हो या फार्मास्यूटिकल, मेरा ज़्यादा एक्सपीरियंस फार्मास्यूटिकल में है तो मैं उसका रेफरेंस लेके बात करूंगा आपको। आयुर्वेदिक कंपनी स्टार्ट करिए या फार्मास्यूटिकल कंपनी स्टार्ट करिए, प्रॉफिट आपको बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छा इनकम आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। अप्रोक्स कितना रेंज तक लगभग जाता होगा? मान चलिए कि अगर आप एक नई कंपनी स्टार्ट करने में एक हेडक्वार्टर में या 3-4 हेडक्वार्टर में स्टार्ट करते हैं तो आपका जो लागत कॉस्ट है यहाँ पे 3 से 5 लाख का है। 3 से 5 लाख। और 3 से 5 लाख पे आप पर मंथ जो है लगभग 1 लाख रुपए बना सकते हैं। प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, सिर्फ प्रॉफिट बना, सिर्फ प्रॉफिट। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि 3 से 5 लाख का इन्वेस्टमेंट कॉस्ट जो है वो यहाँ पर आने वाला है, और प्रॉफिट भी लगभग 1 लाख के करीब आएगा। तो थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि आज के समय में बहुत सारी आयुर्वेदिक कंपनियां बढ़ी हुई हैं, जैसे कि रामदेव बाबा का भी है, बिल्कुल बहुत सारे इनके सिमिलर में आयुर्वेदा की कंपनी आई हुई है। तो हमें किस प्रोडक्ट या किस आइडिया के साथ इस बिजनेस में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आइडिया का होना किसी भी बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वो आपको आइडिया कहाँ से मिलेगा कि कौन सा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर या किस प्रोडक्ट में जाना चाहिए? बिल्कुल आनंद जी, इसमें क्या है कि एक तो पहला आपको मार्केटिंग का अनुभव होना चाहिए, चाहे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट में हो चाहे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में हो। आपके पास अनुभव है या नहीं भी अनुभव है तो आप ऐसे आदमी के साथ आना पड़ेगा जिसके पास ये मार्केटिंग का अनुभव है, फार्मास्यूटिकल आयुर्वेदिक मार्केटिंग का एक्सपीरियंस जिसके पास है, वही आपको अच्छे से आइडिया दे सकता है। क्योंकि इस फील्ड में कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। लाइक जैसे तो सबसे पहले सर्वे करना पड़ेगा कि क्या प्रोडक्ट के साथ वो मार्केट में उतरना चाहता है। ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि सर्वे करेगा और उसके पीछे आइडिया यह है कि वो फार्मास्यूटिकल स्टार्ट कर रहा है या आयुर्वेदिक स्टार्ट कर रहा है, तो किन को बेनिफिट देना चाहता है या किस सेगमेंट में जाना चाहता है। तो इस तरह वो जाके पहले सर्वे करे। सर्वे में क्या, मार्केट में जाके सर्वे करेगा कि मॉलिक्यूल क्या है, किस मॉलिक्यूल में अच्छा पोटेंशियल है। नहीं तो ढेर सारी कंपनियां हैं, आयुर्वेदिक कंपनियां और ढेर सारी फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं। उसमें आपको जाके आपको एक ऐसा मॉलिक्यूल उठाना पड़ेगा कि जिसका कंपटीशन कम है लेकिन रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, अभी कंपनियां कम हैं उसमें, उस सेगमेंट में। तो मॉलिक्यूल उठाइए और कम से कम 5 से 6 प्रोडक्ट आप चूज करिए जिसके साथ आपको अपनी कंपनी लॉन्च करनी है और मार्केट में उतरना है। ठीक है। तो सर्वे करने के बाद ही आप फाइनलाइज कर पाइएगा कि आपको प्रोडक्ट लाना है या कुछ दूसरे प्रोडक्ट के सेगमेंट में जाना है आपका। सो इसके बाद से जैसे मान लीजिए कि हमने एक सर्वे कर लिया और हमें कंक्रीट सोल्यूशन मिल गया कि चलो यार हम 5 बिजनेस के साथ या 5 प्रोडक्ट के साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होती है, जैसे कंपनी फॉर्मेशन के लिए, तो इस तरह की फार्मेसीज या जो आयुर्वेदिक कंपनीज हैं, इनके लिए किस तरह की कंपनी का फॉर्मेशन सूटेबल होता है? हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया।
तो कंपनी फॉर्मेशन के लिए सबसे जरूरी ये है कि अगर आप अकेले आ रहे हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप एज ए प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट कर सकते हैं। बट जब आप आगे बढ़ते हैं, कंपनी बड़ी होती है, तो आपको प्राइवेट लिमिटेड भी बढ़ानी है, और हो सकता है उससे पहले आपको पार्टनरशिप में काम करना पड़े। इसके बेनिफिट क्या है? जब आप अकेले करते हैं तो बेनिफिट ये है कि कॉस्टिंग कम लगती है और आप होलसेल उसके ओनर होते हैं, जो करना चाहे वो कर सकते हैं। बट इसमें ड्रॉबैक ये है कि आप किसी चीज पे अपना ही पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं, लेकिन कुछ निगेटिव चीजें होती हैं जिन पे दूसरों को भी सोचना होता है, आप नहीं सोच पा रहे हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू केवल पॉजिटिव जा रहा है। बट जब आप पार्टनरशिप में स्टार्ट करते हैं तो सबसे अच्छा पॉइंट क्या है कि वहां पे अगर 3 पार्टनर हैं तो तीनों पार्टनरों का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है। वो आपको बताएंगे कि इस सेगमेंट में ये प्रोडक्ट लाने पे, इतनी कॉस्टिंग रखने पे, इतनी एमआरपी रखने पे हमें प्रॉफिट अच्छा खासा होगा और इसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है। ठीक है। हो सकता है कि आप उस पे आप उस तरीके का नहीं सोच पा रहे थे, लेकिन जब आपके पार्टनर ने बताया तो आपको आइडिया क्लिक कर गया। तो आप क्या करेंगे कि आगे बढ़ते हैं। फिर प्राइवेट लिमिटेड, उसके अलग बेनिफिट हैं, वो वहाँ पे आपको लोन वगैरह अच्छे तरीके से मिल जाते हैं और ढेर सारे इन्वेस्टर मिल जाते हैं, और उसकी लाइबिलिटी भी अलग है। तो अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं तो कहूँगा कि पार्टनरशिप में अच्छे से स्टार्ट करिए, इससे आपको फंड भी आप पार्टनरशिप में इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये 2-3 तरीके से कंपनी का फॉर्मेशन किया जा सकता है। सो दोस्तों, कंपनी के फॉर्मेशन के लिए कई सारे तरीके थे जिसके बारे में हमने जिक्र किया। अब यहाँ पर डिपेंड आप पर करेगा कि इसमें से कौन सा फॉर्मेट आपके लिए सुटेबल होता है। कई लोग ऐसे होंगे जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसे होता है, राइट? तो वो अपना सेल्फ जो है प्रोप्राइटरशिप में भी इस काम को शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इन्वेस्टर्स की जरूरत है और आप चाहते हैं कि आपके बिजनेस के अंदर आगे चल करके कोई इन्वेस्ट भी करे, पैसे भी डाले, तो आपको किसी न किसी तरीके से प्राइवेट लिमिटेड एलएलपी या इस तरह की फॉर्मेशंस के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। बहुत सही है। सो अब हम समझते हैं कि जब कंपनी हमने फॉर्मेट कर दिया तो इसके बाद से जो नेक्स्ट स्टेज होता है वो होता है ब्रांड मैनेजमेंट, यानी कि ब्रांड बनाना। बिल्कुल। सो ब्रांड बनाने के लिए जैसे मार्केट के अंदर ऐसा र्यूमर है जिसमें लोग कहते हैं कि यार उसमें कोई भी नाम अपना एक सेलेक्ट कर लो और उसके साथ बिजनेस को स्टार्ट कर दो। तो क्या ये फार्मास्यूटिकल के अंदर भी यही कॉन्सेप्ट लागू होता है, या फार्मास्यूटिकल के अंदर हमको कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत है? देखिए आनंद जी, इसमें क्या होता है कि जैसा रूमर्स जो आप बात कर रहे हो वैसा प्रोडक्ट ला के कर सकते हैं एक छोटे लेवल तक। ठीक है। कि आप अपना प्रोडक्ट लाए, बेच लिया, प्रॉफिट कमा लिया, हो सकता है कि 10-20 लोगों की टीम भी बना लेंगे, कोई पूछने वाला नहीं है। ठीक है। बट जब आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो आपका एक जो ब्रांड आपने चलाया, मान लीजिए 1 करोड़ रुपए का ब्रांड हो गया, तो उस ब्रांड पे अगर आपने कॉपीराइट नहीं लिया है, ठीक है, हाँ, और किसी ने कॉपीराइट ले लिया, ट्रेडमार्क की बात मैं कर रहा हूं, तो वो ब्रांड नेम आपका 0 हो गया। सेम ऐसे ही कंपनी का नाम है। 3 पार्टनर हैं, तीनों पार्टनरों ने कंपनी का नाम सोचा और रख दिया। ठीक है। कंपनी की वैल्यू 1 करोड़ 10 करोड़ के करीब हो गई, और किसी ने जाके जहां पे रजिस्ट्रेशन होता है ब्रांड नेम ट्रेडमार्क, वहां पे रजिस्टर करवा लिया। अब तो आपका कंपनी का नाम भी 0 हो जाएगा। ठीक है, मतलब वो उस ब्रांड नेम से अपना काम शुरू कर देगा। फिर आपको अपना नाम चेंज करना पड़ेगा क्योंकि रजिस्टर उसने करवा लिया है। ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि कैसे रजिस्ट्रेशन कराते हैं, वो भी बताएंगे। तो सबसे पहले काम क्या करना है कि कंपनी का नाम जितने पार्टनर हैं या जितने इन्वेस्टर्स हैं इनके साथ बैठ के सोचना है आपका कंपनी का नाम क्या होगा। एक यूनिक नाम सोचिए जो दूसरों के साथ सिमिलर ना हो। ठीक है। और किसी से मतलब बोलने में भी मैच न करे। ओके, मतलब इसका भी ख्याल रखना पड़ेगा, बोलने में भी मैच, बिल्कुल, नहीं तो वो कॉपी लगेगा। ओके। और वो कंपनी आपको लीगल नोटिस भेज सकती है जिसका आप कॉपी कर रहे हैं। या नहीं सोच के भी आपने कॉपी कर लिया लेकिन वो कॉपी हो गया, तो कंपनी आपको लीगल नोटिस भेज सकती है। ऐसा मेरा मतलब ये है कि जब हम इस ब्रांड नेम सोच रहे हैं तो हमें उस सेगमेंट के अंदर ये जानना जरूरी है कि कौन सी कंपनी चल रही है और किस कंपनी का क्या क्या नाम है, ताकि हम प्रोनाउंसिएशन को भी मैच आउट कर सकें। बिल्कुल। इसका कोई एग्जांपल हो जो एग्जांपल से बाद में किसी ने प्रॉब्लम फेस किया हो इसका? बिल्कुल आनंद जी, जैसे मेरे 2 फ्रेंड हैं, अभी 2 साल पहले उन्होंने कंपनी स्टार्ट की, मैंने भी हेल्प किया स्टार्ट करने में। बट मैंने उनको मैन्युफैक्चरिंग में कहाँ से प्रोडक्ट मिलेगा, क्या मिलेगा, वो सारा कुछ मैंने उनकी हेल्प की। बट उन्होंने एक गलती कर दी कि उन्होंने ब्रांड नेम एक बहुत ही बड़ी कंपनी का नाम रख लिया। लाइक मैं एग्जांपल देता हूं कि एक न्यूट्रिशिया कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है। डेनॉन आप जानते होंगे जिसका याकुल्ट आता है, उसका एक पूरे वर्ल्ड में एक न्यूट्रिशन डिवीजन है, इन्फेंट न्यूट्रिशन डिवीजन, जिसका नाम न्यूट्रिशिया है। और यहाँ इंडिया में एक लोकल कंपनी ने, मेरे फ्रेंड ने स्टार्ट किया और उसका नाम रख दिया न्यूट्रिका।
न्यूट्री का मतलब लगभग सेम है। ओके। कंपनी ने साल भर इन्होंने कंपनी चलाई, प्रोडक्ट का इमेज बनाया, कंपनी का इमेज बनाया, और उसके बाद क्या हुआ, कंपनी ने लीगल नोटिस भेज दिया और आज की डेट में उनको कंपनी का नाम चेंज करना पड़ा। अब डॉक्टरों पे जाके मार्केट में अपने जितने भी कस्टमर हैं, जितने भी पार्टनर हैं, उनको नाम बताना पड़ रहा है, कि रीजन बताना पड़ रहा है कि क्यों ऐसा हुआ। इसमें आपकी वैल्यू घटती, रीजन यही देना पड़ रहा है कि जो ब्रांड आपने बनाई थी वो ब्रांड एक ही बार जीरो हो गया और फिर आपको नए सिरे से काम करना पड़ा। आपको हर जगह एक्सप्लेनेशन देना पड़ा कि क्यों ऐसा हुआ। ओके। तो ये वैल्यू घटाता है। ओके। सो दोस्तों, आज आपने इस चीज को समझा कि अगर आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर या आयुर्वेदा इंडस्ट्री के अंदर अगर आपने अपने ब्रांड नेम के साथ नॉमेनक्लेचर का भी डिफरेंस रख दिया थोड़ा सा, तो भी आपको एक लीगल नोटिस मिल सकती है बड़े लेवल पर, जहां पे फिर से अपने ब्रांड को जीरो से बिल्ड करना पड़ सकता है। तो आनंद जी, थोड़ा सा एक दो चीज और बोलना चाहता हूं मैं। जैसे एक कंपनी का ब्रांड नेम हो गया, ठीक है, कंपनी हमने रजिस्टर करा ली। अब हमारे जो 5-6 प्रोडक्ट हमने चूज किए हैं उसका भी हमें ट्रेडमार्क बनवाना पड़ेगा, ट्रेडमार्क अप्लाई करना पड़ेगा। इससे सफिशिएंट नहीं है कि जो आपने ब्रांड नेम बनाई है सिर्फ उतना से काम नहीं, सिर्फ कंपनी से काम नहीं चलेगा, आपको प्रोडक्ट वाइज, हर प्रोडक्ट वाइज उसका ट्रेडमार्क कराना पड़ेगा। और ज़्यादातर लोगों को नहीं मालूम है, ज़्यादातर लोगों को ये मालूम है कि ट्रेडमार्क कराते हैं तो 9,000 रुपये गवर्नमेंट को फीस देना पड़ता है। और उसकी साइट है ipindiaonline.gov.in, इस पे जाके आप सर्च कर सकते हैं कि वो कौन सी साइट है या कौन सा प्रोडक्ट है जो हाँ, ट्रेडमार्क उसमें सर्च कर सकते हैं। और फार्मास्यूटिकल में है तो यहाँ पे क्या है, वो कैटेगरी 1 आता है कि किस कैटेगरी में आपका प्रोडक्ट आता है, तो कैटेगरी 5 है। आप अपना ब्रांड नेम डालिए इस साइट पे जो चाहते हैं और कैटेगरी 5 डालिए, निकल के आ जाएगा कि उस कंपनी को किसी ने ट्रेडमार्क रजिस्टर तो नहीं किया है। अगर नहीं किया है, अवेलेबल है, तो आप ले सकते हैं। और उसके लिए अब दूसरी बात जो मैं बोल रहा था कि 9,000 जहाँ पे लगता है एक ट्रेडमार्क रजिस्टर कराने में काफ़ी ज़्यादा पैसा है, तो उससे पहले आपने अपनी फॉर्म बनाई है, चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे प्राइवेट लिमिटेड हो, या आपका प्रोप्राइटरशिप है, जो भी है, उसमें एक MSME में जाके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जिसको बोलते हैं लघु उद्योग का। इसमें जब रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो कॉस्टिंग आपकी 50% हो जाती है। ठीक है। MSME के थ्रू कराते हैं ट्रेडमार्क तो 9,000 से 4,500 रुपये आपका आ जाता है। तो ये बहुत अच्छा बेनिफिट है, ये पॉइंट मैं एक्चुअली में बताना चाहता था। यहाँ पे एक्चुअली एक कंफ्यूजन है यहाँ पे कि जैसे प्राइवेट लिमिटेड या कोई कंपनी के साथ हम ट्रेडमार्क करने जाते हैं तो वहाँ पर हमको 8-9 हज़ार के करीब का ट्रेडमार्क का चार्ज देना पड़ता है। लेकिन अगर हम उसको ब्रांड नेम को प्राइवेट लिमिटेड में ना जाके और हम MSME का रजिस्ट्रेशन करा के और फिर इससे कराएंगे तो 50% हमको डाउन हो जाएगी। प्राइवेट लिमिटेड एक्चुअली क्या होता है, जो लघु उद्योग होता है उसमें छोटी छोटी जो कंपनियां हैं उन्हीं को लिया जाता है। ठीक है। तो आप मान लीजिए उसमें रजिस्ट्रेशन आपने करा लिया, वो रजिस्ट्रेशन के बाद भी आप SME का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, MSME का। ओके। तो उसमें आपको कॉस्टिंग 4,500 हो गई। और फिर आपका जो CS है या CA जिससे करवा रहे हैं वो थोड़ा बहुत उनके चार्जेस होते हैं, फीस होती है उनके एक्चुअली, तो वो ले लेते हैं, तो आपका कॉस्टिंग 50% हो जाता है। इस तरह ब्रांड नेम और कंपनी नेम रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत जरूरी है। ओके। सो दोस्तों, इसके साथ ही मैं आपको एक और अपडेट यहाँ पे देना चाहूँगा कि जो हमारा पोर्टल है यानी स्टार्टअप अथॉरिटी, वहाँ पर ये सारी की सारी सुविधाएं अवेलेबल है, चाहे आप ट्रेडमार्क, कंपनी रजिस्ट्रेशन, लाइसेंसिंग या इवन इनसे कनेक्ट करके और बाकी बिजनेस के सेटअप में भी अगर आप हेल्प चाहते हैं तो आप जो है हमारी चैनल या हमारी बिजनेस जो पोर्टल है वो startupauthority.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इनसे डायरेक्ट आप कनेक्ट कर सकते हैं। ये फैसिलिटी आपके लिए अवेलेबल रहेगा एक्सक्लूसिव प्रोग्राम के तहत। तो अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग के साथ हमको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जब भी हम किसी फार्मास्यूटिकल में जाने जाते हैं या आयुर्वेद में जाते हैं तो हमें मेडिसिन या कोई जो हमने मॉलिक्यूल सेलेक्ट किया था उस पर हमें या तो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा या दूसरा ऑप्शन होता है कि हम किसी थर्ड पार्टी से अपने ब्रांड नेम से उसको करवा लें। तो इन दोनों में सबसे बेहतर कौन सा रहता है इनिशियल स्टेज में जब हम बिजनेस की शुरुआत करते हैं? जी आनंद जी, इसमें क्या है कि अगर आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसा है, खूब ज़्यादा पैसा है आपके पास, तो आप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोल सकते हैं करोड़ों का, अगर आपके पास बजट है तो। मतलब इसमें करोड़ों लग जाएंगे? हाँ, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालने के लिए। वो छोटा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात मैं कर रहा हूँ, करोड़ों के लिए। बट अब अगर आप, जैसे हमने स्टार्ट किया कि 3 से 5 लाख में स्टार्ट करना चाहते हैं कंपनी, या 5 से 10 लाख में स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग जाना चाहिए। ठीक है। अब आप
मैन्युफैक्चरर कैसे चूज करेंगे ये आप पूछना चाहेंगे कि कैसे चूज किया जाए। तो आपको कुछ लिस्ट निकालनी पड़ेगी। ड्रग टुडे आता है या ऑनलाइन गूगल कर लीजिए, ढेर सारे मैन्युफैक्चरर मिल जाएंगे। मैंने यहाँ पर देखा था इंडिया मार्ट पे, मैं एक प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करवाना चाह रहा था, मतलब अपने ब्रांड नेम से आयुर्वेदा का। तो वहाँ पे भी मुझको मिला, तो वो बोल रहे थे कि 150-200 के करीब में शायद ऐसे कुछ बनाने के लिए बोल रहे थे। सो वो कितना वैल्यूएबल है अगर हम इंडिया मार्ट वगैरह से ढूंढें, या ऑथेंटिक सोर्स में जाने के लिए कि कौन सा सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक है, उसको कनेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए, आप लिस्ट निकाल लीजिए, उनको कांटेक्ट करिए और उनका जहाँ प्लांट है वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा बनवाने से पहले। ठीक है। उनका सर्टिफिकेशन होता है कि क्या क्या उनके पास सर्टिफिकेट है, गवर्नमेंट ऑथोराइज GMP वगैरह है कि नहीं है। प्लस देखिए कि कौन कौन सी कंपनी का वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, कौन कौन से कंपनी का प्रोडक्ट बना रहे हैं। उससे क्या होगा कि आपको क्वालिटी पता चल जाएगी कि किस क्वालिटी का प्रोडक्ट देते हैं, जो पैकेजिंग है उनका अच्छा है कि नहीं है, या मार्केट में रेपुटेशन कैसा है उनका। तो ये सारा कुछ करके आप उनसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से आप कॉन्ट्रैक्ट सेट कर सकते हैं और अपना प्रोडक्ट का मॉलिक्यूल बताएंगे। वो मॉलिक्यूल के साथ चाहे फूड में हो या ड्रग में हो, तो उसके हिसाब से सेट कर देंगे कि आपका क्या प्रोडक्ट बनेगा और क्या कॉस्टिंग आएगी, वो सारा कुछ बता देंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मुझे और जानना है, जैसे हम ये सब जो काम स्टार्ट कर रहे हैं, इसके लिए लाइसेंसेज कौन कौन सी ज़रूरत होती है? मतलब जैसे लेट से कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हमारी है या कोई बंदा मैन्युफैक्चर कर रहा है, उसके बाद से हम वहाँ से ले लिया, तो वहाँ पर एक लेबल होता है। जैसे आपने देखा होगा कि मेडिसिन के ऊपर होता है कि मैन्युफैक्चर्ड बाय कोई और होता है, मार्केटेड बाय कोई और होता है। बिल्कुल, राइट। सो मैन्युफैक्चर अगर कोई बंदा कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उसके पास मैन्युफैक्चरिंग के लाइसेंस होएगा, राइट। लेकिन कोई बंदा मार्केटिंग कर रहा है उसका, जैसे जो आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं, तो उस मार्केटिंग के लिए किस लाइसेंस की जरूरत होगी? अगर उसमें कोई फॉल्ट निकलता है या कोई मेडिसिन में प्रॉब्लम निकलती है तो उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास जाएगा? तो ये सब कैसे हम डिसाइड करें और क्या होता है ये चीजें? इसमें क्या है आनंद जी, जैसे मैन्युफैक्चरिंग आप करा रहे हैं किसी दूसरे से, हम बात वही कर रहे हैं कि थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करा रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि अगर आप जैसे सर्वे किया आपने, तो आपको पता चल गया कि कौन सा प्रोडक्ट आपको ड्रग में लाना है। ड्रग में लाने के लिए आपको ड्रग लाइसेंस की जरूरत है। ठीक है। कौन सा प्रोडक्ट आप फूड में लाना है, तो फूड में लाने के लिए क्या जरूरत है आपके पास, या आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अगर फूड रिलेटेड है तो आपको FSSAI की जरूरत है। सिर्फ FSSAI लाइसेंस ले लो, काम FSSAI लाइसेंस ले लिया, काम हो गया। ठीक है। बट अगर आप ड्रग में लाना चाहते हैं, क्योंकि अगर फार्मास्यूटिकल कंपनी डाल रहे हैं तो कभी ना कभी ड्रग में लाएंगे ही, तो ड्रग लाइसेंस लेना बहुत जरूरी है। अब ड्रग लाइसेंस कैसे मिलेगा? एक पर्सन को मिलेगा जो ओनर होगा या पार्टनर होगा, उसके नाम पे मिलेगा। ठीक है। उसके लिए या तो वो बी फार्मा किया हुआ, उसके पास ड्रग लाइसेंस हो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइडेड, या फिर वो 2 साल का एक्सपीरियंस हो किसी होलसेल पे, मेडिसिन वाले होलसेल पे काम करने का, या केमिस्ट शॉप पे 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तो उसको ड्रग लाइसेंस मिल जाएगा। अब ये कैसे डिफाइन होगा कि वो बंदा 2 साल किसी जगह पे काम किया है? जैसे मैंने थोड़ा सा, मेरे को मेडिकल इंडस्ट्री का अगर नॉलेज है, तो मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं अपना 2 साल का एक्सपीरियंस दिखा के और ड्रग लाइसेंस ले लूँ? नहीं, अब ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा अगर आप ऐसे ही ले लेते हैं। वैसे तो गलत हो जाएगा। हाँ। लेकिन एक बात कि मैं बोलूं कि नहीं, वो जो ड्रग इंस्पेक्टर होता है वो सारे चेक करते हैं, अथॉरिटी चेक करती है कि आपने ये जो दिया है, जो सर्टिफिकेट आपने दिया है, वो जिसके यहाँ काम किया है उसको फोन करके वो अपना ऑथराइज कर लेते हैं, वो आपको मिल जाएगा। तो ड्रग लाइसेंस आप इस तरह अप्लाई कर सकते हैं अपने लोकल अथॉरिटीज़ में। हर जगह का अलग अलग चार्जेस है गवर्नमेंट का, तो वहाँ से कर सकते हैं। ओके, सो सिर्फ एक लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी, ड्रग लाइसेंस। अगर आपके पास ड्रग लाइसेंस है तो आप इसको ऑनलाइन भी सेल कर सकते हैं और ऑफलाइन भी सेल कर सकते हैं। हाँ, या ऑनलाइन के लिए कुछ और रेगुलेशन तो नहीं है आज के टाइम में मार्केट में? नहीं, आप एक्चुअली मार्केटिंग करना चाहते हैं थ्रू द डॉक्टर, तो ये अलग सेगमेंट है, और केवल बेचना चाहते हैं तो वो अलग सेगमेंट है। कि ऑनलाइन बेचना चाहते हैं तो आपने जैसे एक फार्मेसी या होलसेल का होता क्या है कि कुछ 1500 स्क्वायर फीट का एरिया होता है जिसमें रैक्स होते हैं जहाँ पे प्रोडक्ट रखा जाता है, और एक फ्रिज की ज़रूरत होती है। ड्रग इंस्पेक्टर आएगा तो ये सारा कुछ चेक करेगा। ठीक है। आप रेंट एग्रीमेंट होगा जिसके थ्रू ये सारा लाइसेंस मिलेगा। आपको रेंट दिखाना पड़ेगा कि अगर होलसेल का है तो लगभग 5 साल का आपको दिखाना पड़ेगा कि आप रेंट ले रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं। बल्कि FSSAI में ये सारी जरूरत नहीं होती, फूड लाइसेंस में तो ये सारी जरूरत नहीं होती। सो आयुर्वेदा के मोस्टली जो जैसे प्लांट्स वगैरह से जो बनते हैं हम उसको FSSAI में से ही मान के, हाँ, वो उसी में आएगा। उसके लिए ड्रग की जरूरत नहीं है, किसी ड्रग लाइसेंस की नहीं, उसके लिए ड्रग की जरूरत नहीं है। सो अब हम बात करते हैं कि मार्केटिंग इनपुट्स क्या क्या होती हैं। जैसे लेट से हमारे पास सारा सब कुछ हो गया, अब हम रेडी टू गो हो रहे हैं। बिल्कुल। तो इसके साथ क्या मार्केटिंग इनपुट्स जो हमें चाहिए, जिससे के बेसिस पर हम टीम्स वगैरह बनाएंगे,
तो वो क्या होता है? तो आनंद जी, जैसे आप पूछ रहे थे कि मार्केटिंग इनपुट या मार्केट में उतरने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि मैं बात कर रहा था कि जो मैन्युफैक्चरर है वो 40 से 50 दिन लेता है प्रोडक्ट बनाने में। ठीक है। तो उस बीच क्या कर सकते हैं आप, अपना ये डिज़ाइन करवा सकते हैं मार्केटिंग इनपुट्स। जैसे एक फोल्डर होता है, उसको बोलते हैं विजुलेट। मार्केटिंग में, फार्मा मार्केटिंग में उसको विजुलेट बोलते हैं, और फोल्डर बोल सकते हैं। तो उसमें जो 5-6 प्रोडक्ट हैं उसके अंदर सारा वो डिटेल आ जाता है, और वो अच्छे से डिजाइन किया। ब्राउजर टाइप का जो आप नहीं, ब्राउजर नहीं, वो पूरी बुक होती है, बुक होल्डर होती है। तो हर प्रोडक्ट का अलग अलग डिटेल्स होता है उसमें, जिसको MR जाके, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जाके उसको क्या करता है, डिटेल करता है प्रोडक्ट को। प्रोडक्ट की साइंस बताता है, प्रोडक्ट का बेनिफिट बताता है, USP बताता है, तो डॉक्टर को स्ट्राइक करता है। अब वो क्या होता है, इसको बोलते हैं विजुअल एड। दिखा के और बोल भी रहा है, उसका ऐड हो रहा है किस पे, डॉक्टर पे। तो ये विजुअल ऐड हो गया, ये मेन फोल्डर हो गया। इसके साथ लीव बिहाइंड फोल्डर लिटरेचर बोलते हैं, LBL, लीव बिहाइंड लिटरेचर, वो बनवा लिया। वो 1 पेज का होता है या 2 पेज का होता है, उसमें एक से एक सिंगल प्रोडक्ट का डिटेल्स होता है। तो वो डॉक्टर को, आपने प्रोडक्ट प्रमोट किया, अब डॉक्टर ने कुछ मांग लिया कि इसका डिटेल दे दो भाई मुझे याद रखने के लिए, तो आप उसको छोड़ के आ सकते हैं। फिर रिमाइंडर कार्ड्स होते हैं कि डॉक्टर बिजी है, या सुबह सुबह आप पहुंच गए, डॉक्टर से चाहते हैं कि लिखवाना, पेशेंट तो उसको सुबह से लेके शाम तक रहते हैं, जब वो फ्री होता है तब आपको मिलता है कंपनी वालों को। पूरा दिन तो पेशेंट निकल गए तो लिखेगा किसको, तो आप सुबह भी एक रिमाइंडर कार्ड दे सकते हैं, या डॉक्टर जल्दी में है तो रिमाइंडर कार्ड दे सकते हैं। अब विजुलेट 2 प्रकार के होते हैं। विजुलेट होता है जैसे कि टैब, अभी नया ज़माना आ गया है तो टैबलेट आते हैं ढेर सारी कंपनियों के, उसमें क्या है, प्रोडक्ट डिज़ाइन करके उसको रख दिया है, तो PPT के थ्रू दिखा सकते हैं। और दूसरा है कि कॉस्टिंग आपको कम रखनी है तो आप फोल्डर बनवा लीजिए। ठीक है। तो एक फोल्डर की कास्ट लगभग 10 या 20 फोल्डर बनवाते हैं तो 800 से 900 रुपये आती है एक फोल्डर की कॉस्ट। तो ये डिज़ाइन हो गया। ठीक है। फिर आप कुछ इनपुट्स डिज़ाइन करवा लीजिए कि डॉक्टर को, अब डॉक्टर के चैम्बर में कौन सा ऐसा चीज़ आप रख दें कि डॉक्टर वो प्रोडक्ट तो लिखना चाहता है पर याद नहीं है, तो वो आपने उसके सामने रखा और उस तरीके का पेशेंट आया तो प्रोडक्ट वो प्रिस्क्राइब कर देगा, क्योंकि उसके सामने वो इनपुट रखा है। अब वो पेन होल्डर हो सकता है या कुछ और चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें जो भी आप कर सके डॉक्टर के हिसाब से, या अपना एथिक्स चेक कर लीजिए कि क्या क्या आपको अलाउ है, तो उसके हिसाब से आप मार्केटिंग इनपुट तैयार कर लेते हैं। ठीक है। कुछ बैग्स भी बनवाने पड़ते हैं MRs के लिए, तो बैग्स आपने बनवा लिए, अच्छा सा अपना लोगो वगैरह जो डिजाइन करवाया था उस पर भी डाल लीजिए। तो ये सारा मार्केटिंग इनपुट है। इस तरीके की तैयारी करके आप जो 60 दिन का, 50 से 60 दिन का गैप है उसमें तैयारी कर सकते हैं। तो ये मतलब ये हमें इसलिए ज़रूरत है कि जब भी हम नेक्स्ट लेवल पर जाते हैं या जब हम मार्केटिंग करने जाते हैं तो ये इनपुट्स जो है वो कहीं ना कहीं आपको मार्केट के अंदर ग्रो होने में या इवन जो डॉक्टर्स हैं उनको कनेक्ट करने में ज़्यादा सहायता करेगा। बिल्कुल, ताकि आपकी सेल्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से निकल सके। अब हम बात करते हैं कि मार्केटिंग इनपुट्स हमारे पास आ गई, हमारे पास प्रोडक्ट्स हो गए, राइट, हमने कंपनी फॉर्मेशन कर लिया, हमने लगभग सारी चीज़ें कर दिया। अब टीम्स जो है बनानी है, क्योंकि हमें किस तरह की टीम चाहिए जिसके बेसिस पर हम इस बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि बिना किसी प्रॉपर कंक्रीट टीम के आप आगे नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल। तो वो टीम होगी तो वो इस इंडस्ट्री के अंदर किस लेवल के लोगों की जरूरत पड़ती है, कौन से लोग ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए। देखिए, अब इतना सारा कुछ कर लिया है तो टीम बनाने तो ज़रूरत तो है ही। तो टीम आप फॉर्मेशन करेंगे और इन्हीं मतलब जो 60 दिन है आपके पास, इसी टाइम पीरियड में आप अपनी टीम फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब जैसे 2 पार्टनर ने मिलकर स्टार्ट किया या आपने अकेले स्टार्ट किया, तो आप अपने को एज एरिया मैनेजर रख सकते हैं या रीजनल मैनेजर रख सकते हैं, और 1-2 लड़के रख सकते हैं। अब उन लड़कों को आप इंटरव्यू करिए। ठीक है। आपको एक्सपीरियंस है तो आप अच्छे से चूज कर पाइएगा कि कौन सा लड़का हमारे यहाँ टिक पाएगा, काम करने लायक कौन सा लड़का है, क्योंकि ढेर सारे लोग हैं तो आपको चूज करना पड़ेगा। लड़का चूज कर लिया तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव वो जो फ्रंट लाइन में काम करेगा डॉक्टर्स पे जाके, आप भी उसके साथ जाएंगे लेकिन ज़्यादातर टच में वो रहेगा, तो उसको सिखाइए, पढ़ाइए और डिटेलिंग करवाइए। प्रोडक्ट का डिटेलिंग अपने साथ सुनिए। कुल मिला के हमको MR पे ही फोकस करना पड़ेगा जो हमारा मेजर बेस लाइन है, राइट। फिर हाँ, देखिए एक चीज़ और है, उस पर फोकस तो करना पड़ेगा, लेकिन साथ साथ में जब एरिया मैनेजर, रीजनल मैनेजर डॉक्टर चैम्बर में जाते हैं तो उसका अलग इम्पैक्ट आता है।
ठीक है। एमआर जाके प्रोडक्ट को डिटेल करता है, रिमाइंड कराता है, बट प्रोडक्ट का साइंस जो है वो डॉक्टर नहीं सुनता क्योंकि वो हरी में रहता है। पर जब कोई सीनियर जाता है तो डॉक्टर अच्छे से सुनता है। तो अगर 2 बार एमआर मिल सकता है, तीसरी बार अगर आप साथ में मिलते हैं तो उसका इम्पैक्ट आता है और हो सकता है कि डॉक्टर स्टार्ट भी कर दे। तो टीम फॉर्मेशन ऐसी है कि आपने 4 एमआर रखे, उसके ऊपर एक एरिया मैनेजर और 2-3 एरिया मैनेजर के ऊपर एक रीजनल मैनेजर रख सकते हैं। तो इस तरह का टीम फॉर्मेशन कर सकते हैं। ओके। और उनको इनिशियल लेवल पर जब कोई हम 4 लाख से 5 लाख के अंदर स्टार्ट कर रहे हैं तो उस समय भी हमको ये वाला चीज करना पड़ेगा, या फिर कोई बंदा मतलब 2 लोगों को रख के और एक बंदा जो है वो एमआर रख ले और एक जो बंदा है वो एक इनिशियल स्टेज की मैं बात करूँ तो वैसे किया जा सकता है? हाँ, मेरे एक फ्रेंड ने ऐसे ही स्टार्ट किया है। वो 3 से 5 लाख ही लगा पाया पैसा। तो 2 पार्टनर थे। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि अलग अलग एरिया चूज कर लिया। ठीक है। अलग अलग एरिया में काम किया, 2 हेडक्वार्टर में काम कर रहे हैं। ठीक है। तो उससे क्या हुआ कि जो उनको सैलरी देनी पड़ती किसी और को, वो अपने खर्चे के लिए ले रहे हैं और अच्छे से मार्केट में काम कर ले रहे हैं। उससे क्या हुआ कि आपकी कॉस्टिंग बच गई और एज ए ओनर जब आप काम करते हैं तो आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से अच्छा काम करते हैं, अच्छे तरीके से काम करते हैं, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि आपको अपने बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कॉस्टिंग आप बचा सकते हैं। अब उस एरिया में अगर 1.5-2 लाख की सेल आ गई तो आप एक अलग से लड़का रख सकते हैं और आप दूसरे एरिया में जाके काम कर सकते हैं, नया हेडक्वार्टर आप ओपन कर सकते हैं। ओके। मतलब ये एक बेटर ऑप्शन होगा कि पहले एक एरिया को आप चूज करो और उस एरिया को फॉलो अप में डालो, बिल्कुल। फिर आप न्यू अपॉर्चुनिटीज में जाओ और ये वाला जो बंदा है ये उसको कंटिन्यू करेगा जो आपने बना रखा है। तो दोस्तों यहाँ पर ये बहुत बेहतर चीज़ है अगर आप टीम फॉर्मेशन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और आती है कि हमने जो है किसी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को लगा दिया, वहाँ पे डॉक्टर्स ने लिखना शुरू कर दिया, लेकिन हमारा प्रोडक्ट उस डॉक्टर के पास जाएगा कैसे? क्योंकि हमारा प्रोडक्ट तो मैन्युफैक्चर होकर हमारे पास आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब इसके लिए एक नेटवर्क बनाना पड़ेगा जिससे कि हर मेडिकल कंपनीज के पास या हर मेडिकल स्टोर्स के पास आपका जो प्रोडक्ट है वो अवेलेबल हो सके। तो इसकी पूरी की पूरी मार्केटिंग जो होती है या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो कह सकते हैं, तो उसको कैसे फॉर्मलाइज करते हैं? देखिए, वही जो 50 to 60 डेज का जो गैप है, जो प्रोडक्ट आपके पास आने वाला है, उसके बीच आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको हर हेडक्वार्टर में या जिस हेडक्वार्टर में आपने काम स्टार्ट किया वहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नेटवर्क तैयार करना है। उसके लिए फार्मा मार्केटिंग में स्टॉकिस्ट बोलते हैं या डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल लीजिए। तो स्टॉकिस्ट वो डिसाइड करते हैं कि हम 3-4 स्टॉकिस्ट के पास जाते हैं। अब होता क्या है कि जो बड़ा स्टॉकिस्ट है नई कंपनी लेना नहीं चाहता, तो आपको कुछ ऐसे चीज स्टॉकिस्ट चूज करने पड़ेंगे कि जो मार्केट में अपने आप को बढ़ाना चाहते हैं। ओके। तो उनके पास पोटेंशियल ज़्यादा है। आप जाएंगे, अच्छे तरीके से बिहेव करेंगे और आपकी कंपनी को वो एज ए डिस्ट्रीब्यूशनशिप लेंगे और काम आपके साथ अच्छा स्टार्ट करेंगे। और थोड़ा सा आप ये भी चूज कर सकते हैं कि आप भी मतलब ऐसा नहीं कि जाते हैं किसी को दे दिया, उसका नेटवर्क चेक करिए, मार्केट में उसका क्या है, रीच क्या है, पूरा रिसर्च करना पड़ेगा उसके पास जाने से पहले। बिल्कुल, ताकि हम नेगेटिव और प्लस पॉइंट को जाने। आप फार्मेसी पे जाके पता कर सकते हैं कि कौन कौन सा है। मतलब ये कुल मिला के अगर हमको डायरेक्ट अगर स्टॉकिस्ट नहीं मिल रहा है तो ऐसे सिचुएशन में हम सीधे मेडिकल स्टोर्स पर जाके उनसे पता कर सकते हैं कि आप किस स्टॉकिस्ट से लेकर के आते हो सामान, और उसके थ्रू हम उस नेटवर्क से जाके जुड़ सकते हैं। ये एक ऑप्शन है हमारे पास। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो फीडबैक दे देंगे कि कौन सा आपके लिए बेटर है। लेकिन अगर हमारे पास कोई बताने को तैयार नहीं है, क्योंकि ऐसा भी होता है कि कोई कंपटीशन क्यों क्रिएट करेगा, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? देखिए, हमें कैसे मिलेगा वो बंदा? आपने जो कैरियर स्टार्ट किया है 10 से 12 साल या 5-6 साल जो दिया है मार्केट में, कहीं न कहीं आपका एक अच्छा रिलेशनशिप कुछ स्टॉकिस्ट या डिस्ट्रीब्यूटर पे होगा, आप वहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ओके। मतलब आप अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर स्टार्ट कर सकते हैं। आपने जो रिलेशन बनाया है उसको कैश कर सकते हैं। और या फिर आप कोशिश कर सकते हैं कि आपके किसी रिलेटिव में जानकार है कोई बंदा जो उनसे ये सब जानकारी ले सकता है, तो आप उसके थ्रू ले सकते हैं अगर आप न्यूबी हैं या फिर आप नया से फ्रेश से स्टार्ट करना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। सो अब हम बात करते हैं कि अपने टारगेट कस्टमर के बारे में, और सबसे आखिरी पॉइंट है कि हु विल बी आवर टारगेट कस्टमर्स। सो हम इस इंडस्ट्री के साथ अगर आगे बढ़ते हैं तो कौन से लोग हमारे टारगेट ऑडियंस हो सकते हैं जिनसे हमें इनकम हो सकता है? बिल्कुल। होता क्या है कि एट द लास्ट आपने जो प्रोडक्ट बनाया वो कोई ना कोई जाके यूज करना है। ठीक है। तो एट द लास्ट पेशेंट को मिलना है वो प्रोडक्ट। पर उससे पहले क्या है कि आपके ढेर सारे चैनल पार्टनर हैं, कस्टमर हैं, डायरेक्ट कस्टमर, इनडायरेक्ट कस्टमर, कई तरीके के लोग हैं। चैनल पार्टनर बोले तो आपके स्टॉकिस्ट हो गए और आपकी रिटेल फार्मेसी हो गई, ये चैनल पार्टनर हो गए। और जो
कस्टमर जो मेन कस्टमर है वो है डॉक्टर्स, वही आपका प्रोडक्ट प्रिस्क्राइब करेंगे। ठीक है। अब लेकिन डॉक्टर के आसपास के जो लोग हैं ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कैसे? किसी हॉस्पिटल में आप गए तो परचेज वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, या जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है जो प्रोडक्ट को अवेलेबल कराएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही प्रोडक्ट अवेलेबल करेगा तो डॉक्टर लिखेगा। डॉक्टर लिख दिया, प्रोडक्ट नहीं अवेलेबल है, तो आप दोनों तरीके से मारे जाओगे। डॉक्टर लिखना बंद करेगा, कभी लिखेगा नहीं, और प्रोडक्ट तो ऐसे अवेलेबल है भी नहीं, ठीक है, और होगा भी नहीं कभी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने जो कस्टमर हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से चूज करिए, चैनल बाय चैनल जाइए। पहले आपने डिस्ट्रीब्यूशनशिप स्टार्ट किया, रिटेल काउंटर पे जाइए। अब हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं या किसी जो ऐसा नर्सिंग होम जो डॉक्टर खुद ही डिस्पेंस करता है, तो उसमें क्या कुछ इंपॉर्टेंट लोग होते हैं, की पर्सन लोग, उनसे बहुत इंपॉर्टेंट है काम निकालना, और उनसे आप रिलेशन बनाइए तो आपको प्रोडक्ट अवेलेबल होगा। अब डॉक्टर पे कैसे प्रमोट करना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर कंपनी, हजारों कंपनी हैं, डॉक्टर के पास इवन आप चले जाइए तो एक दिन में 60-60 एमआर एक ही डॉक्टर पे लाइन लगा के खड़े हैं, जितने उसके पास पेशेंट नहीं है उतने एमआर हैं। तो आपका प्रोडक्ट क्यों लिखेगा? सही बात है। तो आपके पास कुछ यूनिक होगा प्रोडक्ट तो लिखेगा, कुछ रिसर्च प्रोडक्ट होगा तो लिखेगा। अब इतनी बड़ी कंपनी तो लेके गए नहीं है आप कि रिसर्च होगा आपका, तो आपको कुछ न कुछ आइडिया अलग सोचना पड़ेगा। देखिए, जो ज़्यादा दिखेगा वो बिकेगा मार्केट में, और ढेर सारी कंपनी वाले काम करने वाले लोग हैं, अच्छे अच्छे लोग भी हैं, मेहनत करने वाले लोग भी हैं, लेकिन एज ए ओनर, आप ओनर हैं तो आप कुछ अलग सोचना पड़ेगा। आप डॉक्टर की नॉर्मल कॉल तो करिए ही, इम्पैक्टफुल कॉल करिए। उसके साथ साथ अगर हफ्ते में 3 बार मौका मिले डॉक्टर से मिलने का तो मिलिए, रात को मौका मिले तो रात को मिलिए, रिमाइंडर दीजिए, तब जाके एक डॉक्टर टूटता है। और इस तरह करके आप अपने डॉक्टर को, ढेर सारे डॉक्टर एनलिस्ट कर सकते हैं जो आपका प्रोडक्ट लिख रहे हैं, प्रिस्क्राइबर बेस तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह आपको चूज करना पड़ेगा, और आपको बहुत ख्याल रखना पड़ेगा कि हर डॉक्टर का अलग अलग माइंडसेट होता है। कौन सा डॉक्टर किस माइंडसेट से टूटेगा, क्या रिलेशन आपको बनाना पड़ेगा, या क्या इनपुट्स देने पड़ेंगे, हर चीज़ आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। तो आप शुरुआत में ऐसा नहीं कि एक हेडक्वार्टर में 100 डॉक्टर चुन लीजिए, 5-6 प्रोडक्ट लेके गए हैं तो आप ऐसा काम करिए कि 50-60 डॉक्टर ऐसे चूज करिए कि जो पोटेंशियल दिख रहे हैं कि 2-3 बार मिले तो आपका प्रोडक्ट स्टार्ट होने वाला है, तो आप अच्छे तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से एक आयुर्वेदिक कंपनी या एक फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत कर सकते हैं, उसके क्या क्या एस्पेक्ट से, किस किस तरह से हमें मार्केटिंग करनी है, इनपुट मटेरियल, कंपनी रजिस्ट्रेशन, ब्रांड नेम वगैरह वगैरह के बारे में हमने जाना। उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी की पूरी जानकारी क्लियर हो चुकी होगी। अगर इसके बावजूद भी आपको लगता है कि कोई चीज़ ऐसा रह गया है जिसमें आपको जानना है, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपने डिटेल्स को जरूर शेयर करिएगा। साथ ही साथ जो नंबर दिखता है इस वीडियो के नीचे, उस नंबर पर आप जो है 30 मिनट फ्री कंसल्टेशन भी ले सकते हैं, जो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जाकर के ले सकते हैं। और अगर आपको क्वेरीज होंगी तो मैं डायरेक्ट आपको इनसे बात करवा सकता हूं, या अगर आपको इस पूरे प्रोसेस में आपको कुछ भी नहीं करना है और एक थर्ड पार्टी के थ्रू पूरी चीजों को हैंडल करवाना है या कंपनी को सेटअप करवाना है, तो भी आप हमारी टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय भारत। थैंक यू।